जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि देख रहे हैं लोगो लगा हुआ है, मैथ का प्रैक्टिस एक-एक चीज़ चल रहा है। हम मैथ में प्रैक्टिस के उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फिर कुछ क्वेश्चनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा एग्जाम पूछे जाते हैं और जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे सब कहीं न कहीं ओरिएंटल एग्जाम के होंगे और कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया, आइए हम बताते हैं इसको, इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बना लेना है कि 55%, ये 55% विद्यार्थी जो हैं कौन से विषय में पास हैं। तो देखिए 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। अंग्रेजी का मतलब ई से मैं दर्शा दे रहा हूँ, ये इंग्लिश है, यानी यहाँ पर भी लिखा जा सकता है कि इंग्लिश में 55% विद्यार्थी पास हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आएगा। इंग्लिश में 55% विद्यार्थी पास हैं। फिर कह रहा है 35% गणित में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे 35% विद्यार्थी जो है गणित का मतलब मैथमेटिक्स, ये भी पास हैं। फिर कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं, 20% विद्यार्थी दोनों में यह भी पास हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये होता है कि हमको तीनों को पास पास रखना होता है या तीनों को फेल फेल कर दीजिए। जैसे 55% पास, 20% पास, 35% पास। अगर सबको फेल फेल करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। फेल का रेशियो बनाते तो कैसे बनाते हैं, 35% सर पास हो गए तो फेल कितना होगा, 65%। 20% अगर पास हो गए दोनों में तो फेल कितने होंगे, तो कहेंगे 20%। 55% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं तो फेल कितने होंगे, 45%। आशा करते हैं कि ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फिर अब यहाँ पे फेल और पास के विद्यार्थियों का परसेंटेज आप निकाल लीजिए। इन दोनों सब्जेक्टों को हमेशा जोड़ लिया जाता है। तो 55 अब 35 को जोड़िएगा तो 5 जोड़ेंगे 60 3 80, यानी कि 60 3 90, सॉरी 5 5 0 जोड़िएगा 10 हासिल है, 5 3 8 90, यानी इन दोनों सब्जेक्टों को जोड़ लिया जाता है और बीच वाला को माइनस कर लिया जाता है। तो 55 35 जोड़िएगा 90, इसमें से 20 घटा देंगे तो 90 में से 2 घटाएंगे तो 70। ये 70% क्या आया है, ये पास है, ये पास है, ये पास है। तो ये दर्शाता है कि 100% में से 70% विद्यार्थी पास हैं। और क्वेश्चन में अभी आपका आंसर नहीं आया, अब आंसर में कह रहा है। आप बताइए कोई भी कॉलेज है, अगर उसमें 70% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितना हो। तो टोटल तुलना 100 पे करते हैं। 70% पास है तो कहेंगे सर 30% लोग फेल हैं। इन्हीं के बराबर संख्या दिया है, देखिए। और दिया यदि कुल 1200 लिखा है कि उत्तीर्ण है, सॉरी आगे दिया है कि यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी कि अनुत्तीर्ण। अच्छा ये बताइए, हमारे हिसाब से तो सिर्फ 30% विद्यार्थी फेल हुए हैं, वो करा नहीं, 1200 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो 100% का मान आप निकाल सकते हैं। इधर से परसेंटेज हटाइएगा, इधर लग जाते हैं 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे 4 बार में, 1 जीरो इधर 3 जीरो इधर उतार लीजिए। इससे टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के चली आएगी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो 4000। आप आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है 3000, 2800, 1200 और 4000। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी वाला 4000। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दोनों को जोड़ के बीच वालों को घटा देते हैं। इस पे ध्यान देने वाले जो पॉइंट है, इन तीनों को एक रेशियो में रखेगा, या तो फेल फेल या तो पास पास। बाकी सब यहाँ से फेल पास का रेशियो ले लीजिएगा, जिसके बराबर दिया रहेगा लिख लीजिएगा। 30% फेल है बता रहा है, नहीं 1200 लोग इक्वल में काट देंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्मी बहुत है सर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अक्सर बच्चे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब 100 में जोड़ के लिखना है, कब 100 में से घटाकर, कब 100 को ऊपर लिखना है, कब 100 के नीचे लिखना है। ऐसे में क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाता है। आइए बताते हैं किस तरह के प्रश्न कैसे करते हैं। एक वस्तु को 200, पहले ही देख लीजिए कि आपको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में अंतिम पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपसे पूछा है। क्या मूल्य है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो पहले देखिएगा कितने का बेचा है, तो कहेंगे सर 243 रुपए का बेचा है। हमेशा क्रय मूल्य में, ये नोट कर लीजिएगा, हमेशा क्रय मूल्य में 100 ऊपर रहता है। हमेशा जब भी आप सीपी निकालेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं इंग्लिश में, तो जब भी आप सीपी यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर, और जितने का लाभ हानि रहेगा नीचे लिख दीजिएगा। तो 10% का हानि है तो 100 में से 10 कम कर दीजिएगा, 90। 10 से 10 काट दीजिए, डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। तो कहेंगे 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 4 6 9 7 63, 27 का 10 में गुणा कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 270 रुपया। अर्थात तो उस वस्तु का कीमत 270 रुपया था, आई 243 रुपये में बेच दिए थे, तो इनको 10% का नुकसान हो गया। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक का तात्पर्य कि दुकानदार को टीवी नहीं, टीवी बेचने वाला। तो बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग-अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा? इस तरह का प्रश्न रेलवे में बहुत ही चर्चा में रहा है, कई बार पूछा भी गया है। ये आरपीएफ में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया, और रेलवे ग्रुप डी में देख रहे हैं ये पूछा गया है। आइए बताते हैं। याद रखिएगा, इसके 2 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न जैसा कि दिख रहे होंगे, अगर दोनों छूटों को जोड़िएगा तो दोनों छूट 40% के बराबर है। जैसे देखिए 25-15 जुड़ेगा, सब 40% के बराबर है, सब चारों 40% के बराबर होगा। अगर चारों छूट को जोड़िएगा तो 40% के बराबर है। हमेशा जिन 2 छूटों के बीच ज्यादा गैप होगा वह छूट ग्राहक के लिए सर्वोत्तम फायदा होता है, और जिन 2 छूटों के बीच कम से कम गैप होता है वह दुकानदार के लिए फायदा होता है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, आप रिकॉल कर लीजिए। अगर चारों छूट का अगर आप सम कीजिएगा यानी जोड़िएगा, अगर चारों छूट का सम 1 आता है, जैसे जोड़ रहे हैं 25 और 15 तो 40, 30 और 10 तो 40, 35 और 5 तो 40, 20 और 20 40, अगर चारों का सम 1 समान आता है तो इसमें आपसे पूछता है कि बताइए दुकानदार के लिए कौन सा फायदा है? दुकानदार के लिए, या तो पूछेगा ग्राहक के लिए कौन सा फायदामंद है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, अगर जिसके बीच कम से कम गैप है, कम से कम गैप होता है तो दुकानदार फायदा होता है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा गैप रहता है वो ग्राहक के लिए फायदा होता है। इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो कह रहा है कि दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम, अरे भैया दुकानदार के मालिक को लेना है तो सबसे कम गैप वाला ऑप्शन देखिए। 25-15 में 10 का गैप है, 20 और 10, 30 और 10 में 20 का गैप है, 35 और 25 में तो कम से कम 30 का गैप है, लेकिन 20 और 20% बीच एकदम कम गैप है। यही छूट जो है दुकानदार के लिए फायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि छूट वाला आपको समझ में आया होगा। ये इसके की पॉइंट है, अगर इसको आप जान जाते हैं तो फायदा है। कम से कम गैप दुकानदार के लिए, ज्यादा से ज्यादा गैप ग्राहक के लिए फायदा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनने में कितना समय लगेगा? यहाँ तक के प्रश्न जब भी आता है तो याद रखिएगा कितना समय, अगर यहाँ से समय आपसे पूछा है तो याद रखिएगा जितना गुना कहेगा उसमें से एक गुना जितना कहेगा उसमें से 1 कम कर देना है, गुणे का 100 लगा देना है। अगर गुना पूछेगा तो समय आपके पेपर में दे देगा, आप समय से भाग कर दीजिए, सॉरी
समय पूछेगा तो दर दे देगा, दर से आप भाग कर दीजिए। गुना कितना का है कि कह रहा है कि 2 गुना, 2 रखेंगे गुना की जगह पर, 2 में से 1 जाए कहेंगे सर 1, गुणे में 100 तो 100, दर देखिए कितना दिया, कह रहा है कि 10%, दर से 10 रख लीजिए, 10 से काट देंगे 10 वर्ष, यानी कि समय पूछा है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10 वर्ष। इसको चाहे तो आप बिना फार्मूलों के भी आप लगा सकते हैं। अगर ये तो मैं फार्मूला बता दूं, आप कहेंगे नहीं सर मैं फार्मूला से नहीं लगाना चाहता, तो अभी आप चाहे तो लगा सकते हैं। कह रहे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपने की 2 गुनी राशि बनने में कितना समय लगेगा। हम मान लेते हैं कि 1 रुपया है, 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। देखिए ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 1 रुपया से 2 रुपया होने में कितना समय, लेकिन कह रहा है कि दर दे दिया है, देखिए 10%। ये आपका मैं मूलधन मान ले हूं कि मेरे पास मूलधन था, 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया है। क्या हो गया है? मिश्र धन। 1 रुपया मूलधन मांगे थे, 2 रुपया मिश्र धन हो गया। इनके बीच ब्याज कितना, तो कहेंगे सर ब्याज आ गया आपका 1 रुपया। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बस फार्मूला होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। साधारण ब्याज कितना कहेंगे सर 1 रुपया। थोड़ा इधर मैं लिख रहा हूँ, आपको शायद दिक्कत होगा दिखने में। साधारण ब्याज 1 रुपया, मूलधन कितना कहेंगे सर 1 रुपया माने थे, दर कितना कहेंगे सर दर दिया 10%, समय आपसे पूछा है बटे के 100, सॉरी यहाँ पे दर आपसे पूछा है समय को टी, 10 से 10 टी का मान भी आ जाएगा 10 वर्ष। तो देखिए आप ये फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं, या बेसिक कंसेप्ट रहेगा तब। इसी चैनल पे एक आध दिन बाद मैं खुद सेपरेट एक एक लेसन आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ताकि वहां से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप फार्मूला से यू रखें, डायरेक्ट आ जाएगा। इतना चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि गुना वाला समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। वो राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन, वो राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए है। अक्सर जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, तो एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप चाहे तो यू ही आंसर निकाल पाइएगा। जब भी आपको 2 साल और 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, तो डायरेक्ट आप कैसे निकालिएगा, आइए वो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं। पहले देखिएगा रेट कितना है, तो कहेगा 5% का रेट है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/20। मेरे बात को समझिए, 2 साल और 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे पूछेगा, अंतर वाले प्रश्न, तो या तो आपसे मूलधन पूछेगा, या तो आपसे ब्याजों का अंतर, या तो दर, यही 3 चीज खास करके पूछे जाते हैं। आइए, तो ये आपको जो ये आप नीचे वाला है, ये आपका हमेशा मूलधन मानना है। क्या मानना है? मूलधन। अगर ये 3 साल का ब्याजों का अंतर दिया, देखिए ये तो 3 साल का है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 3 साल का है, तो 3 साल के अंतर के लिए क्या करेंगे, ये 3 वर्ष के लिए है, तो इसको फ्रैक्शन बनना है 1/20। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मूलधन और ब्याज अंतर, ब्याजों का जो 3 साल का अंतर है, ब्याजों के अंतर का अनुपात निकाल लीजिएगा। अनुपात कैसे निकलेगा, अगर 3 साल का है तो 20 का क्यूब कर दीजिए, 20 का क्यूब करेंगे तो कहेंगे 8000। ये मूलधन का क्यूब हमेशा आ जाएगा अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देके प्रश्न पूछेगा तब। ये नीचे वाला 20 का क्यूब करेंगे, मूलधन का अंतर, इसी 20 का 3 गुना कर दिए, 20 का 3 गुना करेंगे 60, आप प्लस 1 अपने मन से जोड़ दीजिएगा, यानी नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज, तो नीचे वाला का 3 गुना करके, यानी फ्रैक्शन में बदलने पर उसका 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात मिल जाता है। तो 20 का 3 गुना किया, यानी कि इसका किया सर 20 गुना 3 प्लस 1, तो आ गया कितना 61। ये ब्याजों का अंतर आ गया 61। यहाँ से रेशियो मिल गया। इन्हीं दोनों में से देखिए कौन सा आपके एग्जाम में पूछा गया पेपर में, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपया। हमारे हिसाब से 61 रुपया अंतर आ रहा है, ये करा नहीं सर 244 रुपया। देखिए 1 चौके 4, 6 चौके 24, इसका 4 गुना है, तो 1 का मान आ गया 4 गुना,
तो आपसे मूलधन पूछा था, आपने मूलधन का अनुपात ये लाया है, मूलधन में ले आकर 4 से गुणा कर देंगे तो 4/32 और ये 3 जीरो मुफ्त में उतार लीजिए, यानी फ्री में उतार लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मूलधन 32,000। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि 3 वर्ष वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, मूलधन का क्यूब कर देंगे, सॉरी नीचे वाला का क्यूब कर देंगे। नीचे वाला का तात्पर्य है कि मूलधन का, नीचे का क्यूब करेंगे तो मूलधन का अनुपात, ऐसी का 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो ब्याजों का अनुपात आ जाएगा। बाकी जो दिया उसके बराबर रख के काट के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल्द इस चैनल पे आपको एक एक लेसन भी पढ़ाए जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत गर्म ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये हैं। यदि बक्से में कुल सिक्कों का कुल मूल्य 847 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सिक्कों पे आधारित प्रश्न होते हैं, इसका लेसन अनुपात समानुपात से लिया जाता है। ऐसे प्रश्न कई बार बनते हैं। आइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए कि सिक्का कौन से, तो सिक्के कहेंगे 1 रुपया है, 5 रुपये, याद रखिएगा ये सब रुपये में है, यानी कि ये 1 रुपये में है, ये 5 रुपये में है और ये 10 रुपये, ये सब रुपये में है तो इसलिए मैं रुपया नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं 5 रुपया तो ये रुपये में है। और इनका अनुपात दिया है, संख्या जो दिया है कि ये 6 अनुपात में, ये 7 अनुपात में और ये 8 अनुपात में संख्या में है। हम ये तो मूल्य है, ये तो मान लीजिए कि संख्या है। अब इनका मूल्य जो हम निकालेंगे, मूल्य भी हम निकाल सकते हैं और टोटल मूल्य। देखिए क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका आजकल ट्रेंड है क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया कि 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का सिक्का है, ये 6, 7, 8 के अनुपात में है और यहाँ पे मूल्य आपको दे दिया। देखिए क्वेश्चन में मूल्य यहाँ पे दे दिया है दोस्तों 847 रुपये। क्वेश्चन का यही तो नियम है, अगर संख्या देगा यहाँ पे तो यहाँ पे मूल्य देगा, अगर यहाँ पे संख्या देगा तो इनके मूल्य दे देगा, ताकि आप संख्या से मूल्य में कन्वर्ट करना सीख गए। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है। आइए बताते हैं। आप बताइए, आप अगर 1 रुपया का सिक्के लिए हैं, 6 गो लिए हैं तो आपके पास रुपये में कितना आएगा, तो कहेंगे सर 6 रुपया। अगर 5 रुपये का सिक्का लिए हैं लेकिन आप 7 गो लिए हैं तो कब हो, तो कहेंगे सर 5 7 35 रुपया। बिल्कुल सही। अगर 10 रुपये का सिक्का लिए हैं, 8 गो लिए हैं, 10 रुपया के 8 गो सिक्का तो क रुपया, तो कहेंगे सर 10/80 रुपया। अब बताइए, ये सब मूल्य हो गया, ये संख्या हो गया। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। भैया 10 रुपये के सिक्कों की संख्या जो आएगा 8 वही आएगा। तो पहले आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 8 के मल्टीपल में आएगा, तो जो संख्या आप समझे वो 8 से कटना चाहिए। तो आप से देखिए काटिए, 8 7 56, 8 6 48, बस 2 ही ऑप्शन कट रहा है, या तो 56 आंसर आएगा या तो 48। तो ऐसे हल करना पड़ेगा। आइए हल करते हैं। इन सभी पैसों को जोड़िए, क रुपये हो रहेगा, तो कहेंगे सर 80, 3 जोड़ देंगे तो आप जोड़ लीजिए, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। 80 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11, 110, 110 में 5 जोड़ेंगे तो 115, 121, यानी कि ये आ जाएगा 121। 8 3 11, यानी कि 110, 110 में 5 जोड़े 115, 6 21, यानी कि टोटल जोड़ने के बाद हमारे हिसाब से 121 रुपये आ रहा है। ये कह रहा है नहीं, ये टोटल है 847 रुपये। तो आपको पता है ये 11 से कटता है, काट दीजिए, 11 कम 11, 11 से काटेंगे तो 11 7 77, 3 4 3 7, 11 7 77, 77 बार में फिर 11 से इसको काट दीजिए तो 1 का मान आ जाएगा 7। जब रेशियो में 1 का मान पता चल जाएगा तो जो पूछा है उसमें गुणा कर दीजिए। अगर मूल्य में पूछता तो हम 7 का 8 में गुणा कर देते, 7/56, यानी कि 56 यानी 560 रुपया ये। लेकिन हमसे मूल्य नहीं, संख्या पूछा है, किसका, 10 रुपये। तो 10 रुपये के संख्या का अनुपात कितना, 8, 1 का अनुपात 7 है तो गुणा कर दीजिए, 7/56, यानी कि 10 रुपये का कगो सिक्का, 56 गो सिक्का। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि सिक्का वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
ये सब ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। अगर इन कंसेप्टों को आप पढ़ के जाते हैं पेपर में तो कोई ना कोई प्रश्न फंस ही जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है तो माता की आयु क्या है? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। अच्छा, आप जानते हैं योग कैसे निकालते हैं? हम संख्या गुणे औसत बराबर होता है योग, ये चीज। तो संख्या, अच्छा इनका योग निकालने यानी कि सभी लोग का जोड़ लें कि क साल के लोग हैं। तो एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे हैं, तो माता पिता 2 लोग और 2 बच्चे, संख्या में कितना? 4। इनका औसत दे दिया 26 वर्ष। तो इन लोग का अगर मैं उम्र जोड़ूंगा यानी कि माता पिता दोनों बच्चों का सबका मिला के, तो 26 दूना 52 यानी कि 104 साल के हो जाएंगे सभी लोग। लेकिन इसमें से कह रहा है कि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु क्या होगी? बता नहीं सकते हैं। इन चारों लोग को मिलाकर 104 साल है। और पहले कह रहे कि माता और पिता और बच्चों का मिलाकर स्पेशल बच्चे और पिता की उम्र मिला दे रहे हैं तो 62 साल हो जाए। तो मम्मी का उम्र कितना? घटा लीजिए 62 इसमें से। इसमें तो चारों आ गए ना, माता पिता 2 बच्चे। इसमें पिता और बच्चों को घटा लेंगे तो माता जी का बच जाएगा। जैसे घटाएंगे 4 में से 4 जाए 0 और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 40 साल की माता जी हो जाएंगी। ऑप्शन, सॉरी घटाने में कहीं दिक्कत हो गया, 62, सॉरी यहाँ पे 62 होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में मैंने 64 लिख दिया, क्योंकि 62 ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन 62 दिया है, तो 62 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 42 वर्ष की माता जी होंगी। आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 वर्ष। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आसान हो जाए। कह रहा है कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 में है तो उनके निवेश का अनुपात क्या है? निवेश का मतलब पूंजी। ध्यान से देखिए, पूरी जिंदगी यानी कि पूरे जो कंसेप्ट है कमाई का क्या है। अगर आपको सर लाभ चाहिए, क्या चाहिए? लाभ। तो आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, पूंजी। आप पूंजी कितना समय के लिए लगाएंगे, यानी समय का गुणा कर देंगे तो वे लाभ। यानी कि पूरी दुनिया का कंसेप्ट यही है, अगर आपको लाभ चाहिए तो अपना पूंजी फंसाइए, समय के लिए फंसाइए। ये समय 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। यानी अपनी पूंजी कुछ समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी खर्च करेंगे या किसी चीज में, तब आपको आउटपुट के में लाभ मिलता है। कंसेप्ट यही है, इसी पे क्वेश्चन आपका है। बिल्कुल आपसे कह रहा है कि पूंजी बताइए, अगर लाभ दे दे। अच्छा बताइए, पूंजी निकालना हो, जब गुणा में इधर भेजते हैं तो भाग हो जाता है, तो बताइए क्या हम लाभ में समय से भाग कर देंगे? तो हम समय में अगर देखिए, लाभ में अगर समय से भाग करेंगे तो बचेगा क्या? समय को भेज दी इधर, जब इधर हो जाएगा समय तो आपका इधर बचेगा सर पूंजी। तो याद रखिएगा, वही चीज इसको मिटा देते हैं। जैसे हम भेज दी इधर समय को इधर, तो हम देख रहे हैं इक्वल में, अगर आपको पूंजी निकालना हो तो लाभ में समय से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं यही आपको समझाने वाला था, बस आपका निकल जाएगा। लाभ आपका दिया देखिए 5:7:8, और समय कितना, यानी कि ये तो हो गया लाभ का। और नीचे समय दिया देखिए, कह रहा है कि 14 महीना, 8 महीने और दिया है 7 महीने। ये लाभ हो गया, ये समय हो गया। इन्हीं के अनुपात से हमारा निकलता है पूंजी का अनुपात। पूंजी ये ज है, यह ना समझिएगा लिखने का, ये ज है। बस इसी के रेशियो में काट दीजिए। इसका नियम होता है कि सबका एलसीएम ले लीजिए। इसको एलसीएम लेंगे 14 और 7 का आएगा 56, तो 56 से इधर गुणा कर दीजिए, 56 से इधर गुणा कर दीजिए, 56 से इधर गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको रियल अनुपात में लिखना है। तब 14 से काटेंगे, 14 चौको 56, 4 पचे 20। 8 से काटेंगे 7 बार में, 7 सते 49। 7 से काटेंगे 8 बार में, 8 64। अगर उनके निवेश का अनुपात पूछा जाए तो 20:49:64 ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये साझेदारी वाले प्रश्न होते हैं, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
ये फार्मूला है, इससे जो भी पूछा जाए हमेशा एक बात नोट कर लीजिएगा, जब भी अनुपात लगभग पूछेगा तो हमेशा लाभ में समय से भाग देंगे तो पूंजी का, अब पूंजी से लाभ में भाग देंगे तो समय का अनुपात निकल जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में आ रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है 200 मीटर, 240 मीटर, 230 मीटर, 270 मीटर। रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है आइए बताते हैं। फार्मूला इसका होता है कुल दूरी, कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 गुणे समय। इसी पे रख देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका कंसेप्ट होता है जब ट्रेन विपरीत दिशा में आती है तो दोनों का चाल जुड़ता है, एक पैरेलल दिशा में जाती है तो दोनों का चाल घटता है। ये कंसेप्ट होता है। कुल दूरी में देखिएगा तो एक का दे दिया है 250 मीटर। एक ट्रेन का लंबाई 250 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम, इसलिए यल मान लेंगे। पहली ट्रेन की लंबाई 250, दूसरी ट्रेन का लंबाई नहीं पूछा यार, यानी कुल दूरी। चाल देखिए दिया एगो 62 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में तो दोनों चालों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 162 इंटू 5/18 हमेशा रहेगा। आपको पूछ रहा है देखिए कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। काटा पीटा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए 18 नवा 162, 9 पचे 45, 45 दामे 450, यानी इधर टोटल काटने के बाद आपका आंसर बनता है 450, इधर 250 प्लस यल। यल की जगह पर क्या रखें कि जोड़ने के बाद 450 के बराबर हो जाए, तो इधर ले जाके घटा दीजिए। यल का मान निकालना है तो 450 में से 250 घटा दीजिए, 0 0 4 में से 2 जाएगा 2, यानी जो दूसरी रेलगाड़ी थी उसकी लंबाई 200 मीटर थी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी रेलगाड़ी के आधारित प्रश्न पूछता है तो आप इन फार्मूला का यूज करें, डायरेक्ट आंसर निकाल पाइएगा। आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको लगता होगा कि बहुत फास्ट बता रहा हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट देखता हूं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाव स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो गोताखोर की धारा के अनुकूल गति क्या है? अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, गुना गुनी वाले प्रश्न, तो हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा जो इसमें दूरी दिया है 50 किलोमीटर, उसका इसमें कोई उपयोग ही नहीं है। आइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। नाव की चाल अर्थात गोताखोर की चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा की चाल, ये आपसे पूछा है। सबसे बेस्ट तरीका है अनुकूल चाल बराबर प्रतिकूल चाल, बस इसको याद रखिएगा, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अनुकूल चाल का मतलब कि नाव में धारा की चाल जोड़कर, प्रतिकूल का तात्पर्य है कि नाव में से धारा की चाल घटाकर बाकी आंसर। अनुकूल में क्या करते हैं, कहेंगे सर नाव की चाल 3 है, धारा की चाल को मैं ए मान लेता हूं बराबर। प्रतिकूल चाल में नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा लिया जाता है, लेकिन ये जितना दूरी जाता है इससे 2 गुना समय प्रतिकूल में लगता है, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। हमेशा देखिए ना, धारा के अनुकूल जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा तो ज्यादा समय कब लगेगा? धारा के विपरीत जाने में। तो धारा के विपरीत जाने में 2 गुना समय लग रहा है। बस यहाँ ए का मान निकाल देंगे, वही धारा की चाल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस ए तो रहबे करेगा, ए का एक बार इसमें गुणा एक बार इसमें गुणा, तो 3 दूना के 6 माइनस 3 दूना के यानी 2 ए हो जाएगा। देखिए हाई ए इधर है तो आई प्लस ए नहीं जाके माइनस, आप पहले से माइनस होते 3 ए, इधर देखिए हाई 3 है 6, तो उधर जाएगा तो घट जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा 1। अगर ए का मान ए आ जाए तो ए क्या है? ए धारा की चाल तो है सर, तो धारा की चाल हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि बताइए कि धारा के अनुकूल चाल बताइए। तो अनुकूल चाल में क्या होता है? कहेंगे सर अनुकूल चाल में होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यही तो होता है अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल में जोड़ लीजिए 3 और 1 4, कहेंगे सर अनुकूल चाल 4
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यही बस इसी कंसेप्ट पे पूरा बन जाता है अनुकूल प्रतिकूल चाल वाला। अनुकूल चाल इक्वल प्रतिकूल चाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक संख्या है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या 9 3 4 1 6 2 8 1 कह रहा है जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। यदि एक संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तथा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जो a-2 a-1 a+1 a+2 a+3 a+4 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या रखें कि 3 से कट जाए और जो a का मान हमारा आएगा उसको जो जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न में वहां पे रखेंगे, फिर तब क्या आएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का है, लेकिन आप आसानी से कैसे कीजिएगा ये बताते हैं। पहले 3 के विभाज्यता के नियम जानते हैं। 3 के विभाज्यता के नियम, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए संख्या 3 से कट जाएगी। आइए 9 तो कट जाएगा, देखिए काट लीजिए, 8 1 9 ये भी काट दीजिए, 6 3 9 ये भी काट दीजिए, 4 2 6 ये भी कट गया। तो a का सबसे न्यूनतम मान बताइए क्या रखेंगे। तो कहेगा सर अगर सब कट जाएगा तो a का मान न्यूनतम मान हो जाएगा 3, कि 3 रखेंगे तब वो कट जाएगा। तो a का मान आ गया 3। अब 3 क्या करेंगे तो दी गई संख्याओं में रखेंगे जो दिया, देखिए a-2, तो 3 में से a-2 घटा देंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 1, फिर 3 में से घटा देंगे तो 2, फिर 3 दिया, देखिए a का मान, फिर 3 1 4, फिर 3 2 5, फिर 3 3 6, फिर 3 4 7, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सीरीज के अकॉर्डिंग a का मान 3 निकाला, हम इस तरह सजा दिए। इसका आपस में गुणा करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान दें, पूरा गुणा न करें, आसानी से पकड़े। इस क्वेश्चन में आपको 7 नजर आ रहा है, हाँ सर 7 नजर आ रहा है, तो जो संख्या आएगा वो 7 से कटेगा कि नहीं, कि जो मल्टीपल होगा संख्या 7 से, तो जो ऑप्शन भी आएगा वो 7 से कटना चाहिए। आइए काटते हैं 7 से वाला, देखिए काटिए। कहेंगे सर 7 7 49, एक बार 10 हो गया, 7 1 3 34, ए वाला ऑप्शन नहीं कटेगा। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी वाला। 7 से काटे 7 7 49, एक बचा 7 दूना 14, कट गया सर। एक ही एकमात्र ऑप्शन है जो 540 जो है ये 7 से कट जाता है, अतः इसका मल्टीपल गुणा करेंगे तो भी आएगा 50 40। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिनट। है दोस्तों, कुछ और प्रश्न जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ प्रश्न है जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे कि दो संख्याओं का लसअप उनके मसअप का 114 गुना है। यदि लसअप और मसअप का योग 2300 है और एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लसो मसो का अनुपात देख लीजिए क्या दिया है। तो लसो मसो का जो अनुपात देखेंगे तो ई कह रहा है कि अगर मसो 1 है तो इसका 114 गुना लसो है, और इनका योग देख लीजिए, जोड़ेंगे तो 114 में 1 जोड़ेंगे, हमारे हिसाब से इनका योग हो रहा है 115। आप पेपर में दिया आपके क्वेश्चन में कि इनका योग 2300 है। काट देंगे 1 का मान, तो 23 काटेंगे, 23 5 115, 23 से कम 23 100 बार में। अब 5 से काट देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 20। अब क्या कीजिएगा, 20 का इसमें जाकर गुणा कर देंगे तो 900 का मान आ जाएगा। अब 20 का इसमें गुणा कर देंगे, 20 से कम 20, यहाँ 900 का मान आ जाएगा। आप कह रहा है क्या आप जानते हैं लसो मसो में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसो गुणे मसो फार्मूला होता है। तो लसो गुणे मसो यानी लसो दिया है 20 गुणे 114 गुणे मसो कितना 20। अब बराबर में इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा एक संख्या 380 है, दूसरी संख्या बी आपको नहीं मालूम, आप पता कर सकते हैं। यानी पहली संख्या लसो गुणे मसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी, दूसरी को मैंने बी मान लिया। काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 19 बार में, 19 6 का 114, 6 दूना के 12, 120 दूसरी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये कंसेप्ट होता है लसो गुणे मसो, गुना करके इक्वल में
काट दीजिए, जो 1 का मान आएगा लसों में गुणा करेंगे तो रियल लसो कितना है, 1 का नाम मसों में गुणा कर देंगे तो मसो आ जाएगा। बाकी ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसो गुणे मसो। आशा करते हैं समझ में आया। देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न ओरल हैं जो ऐसे ही उड़ाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि 4 इंटू यानी गुणे में ब्रैकेट में 2.4/0.9 गुणे 0.27/0.08 गुणे 0.50/0.05 का मान ज्ञात कीजिए। आप नोटिस करेंगे तो ऊपर जो दशमलव है, नीचे जो दशमलव है, उनका स्थान सेम है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अच्छा, गुणे यहाँ से हम आंसर आसानी से कैसे निकालेंगे, जैसे 4 इंटू में दिया है, ये जो भी ब्रैकेट के मान है, तो जो भी इनका मान आएगा अगर 4 से हम गुणा करेंगे तो खुद बताइए जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं। कहेंगे हाँ सर 4 का मल्टीपल आएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन 4 से कट रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चेक करते हैं क्या 603 4 से कटेगा, नहीं सर। 630 कटेगा, कहेगा यह भी नहीं कटेगा। 360, हाँ सर 360 4 से कट जाएगा। और ऑप्शन डी भी देखिए 4 से नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला है 360। कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन से ही आप उड़ाना सीखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 360। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अगला प्रश्न है कह रहा है कि x + 1/x बराबर 7 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं। बराबर 7 है तो कह रहा है x³ + x³ का मान क्या है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए, जैसा कि देख रहे हैं, अगर ये क्यूब है तो अभी इसका क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब, अब माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। अगर दोनों जगह सेम चिन्ह हो तो आप माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे, इसलिए माइनस। आज 7 का इसी में गुणा कर दीजिए, 7 तिरिके इस यानी कि 7 का मान इसके घात में गुणा करें, 7 तिरिके 21, 21 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे सर 343 होता है, इसमें से 21 घटा देंगे। जैसे 21 घटाएंगे तो आएगा 322, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4 इंटू कड़ी में 3 वर्ग इकाई है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आपकी भुजा का लंबाई पूछा है। ऐसा समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कड़ी में 3/4a²। इसी a का मान आपसे पूछा है, भुजा की लंबाई क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, तो आप क्वेश्चन में देखिए दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल। तो हमारे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दिया है, देखिए 4 कड़ी में 3 ये होता है। आइए मान लीजिए दे दिया है, ये होता है कड़ी में 3/4a²। काट दीजिए, देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 काट देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 4 चौके 16 यानी a² बराबर 16, तो a का मान निकल के आ जाएगा 4, यानी a भुजा थी। अब भुजा का आंसर होगा 4। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के फार्मूला बेस होते हैं, डायरेक्ट इसको भी आप बना सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न दोस्तों, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या है। मध्य का मतलब औसत। प्रथम 10 विषम संख्या का है तो जितना का कहे उसका पहले स्क्वायर निकालना, आपको संख्याओं का योग निकालना आ जाएगा, तो आप आंसर डायरेक्ट दे दीजिएगा। जैसे कहा प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य बताइए, तो पहले प्रथम 10 जो संख्या है इनका योग निकाल लीजिए। तो योग निकालना बिल्कुल आसान है। जब भी विषम संख्या का वर्ग निकालना हो तो विषम 10 तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 100। हमको ये पता चल गया कि जो प्रथम 10 संख्याएं होंगी उनका योग आएगा 100, यानी ये नियम होता है, फार्मूला होता है कि प्रथम 10 संख्याओं का वर्ग यानी n स्क्वायर होता है। अब इसी को 10 वो संख्या है तो 10 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा 10। यानी कि विषम संख्याओं का वर्ग जब भी आपको निकालना है, प्रथम 10 या कहेगा प्रथम 15 संख्याओं का वर्ग बताइए,
प्रथम 15 विषम संख्याओं तो 15 का वर्ग कर देंगे तो 225 उसका योग आ जाएगा। अब फिर 15 से भाग देंगे तो मध्य आ जाएगा। प्रथम 10 संख्याओं का मध्य का था विषम, तो 10 का स्क्वायर कर दिए 100, ताकि 10 संख्याओं का हमको सम पता चल गया, योग पता चल गया। अब फिर 10 से हमने भाग दे दिया तो आंसर आ गया 10, यानी उसका फाइनल आंसर आने वाला 10। आशा करते हैं कि आपको समझने के लिए धन्यवाद। इसी चैनल पर जल्दी हम आपको मैथ एक एक लेसन का सेपरेट पढ़ाने वाला है। वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ।